फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का सेट नंबर 4 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में लघु एवं सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह फतुहा के पास स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फतुहा के पास आकर गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कौन सा पुस्तक है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र लगा हुआ है, फिर भी यह राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी, हर्षवर्धन के समय। और ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? तो सियुकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सियुकी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति दी है? तो ओमान देश के साथ। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कैलाश मंदिर एलोराम जो है यही है स्थापत्य कला का उदाहरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली परी पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 वंश दिया गया है, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। इन सभी वंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था, यानी शासन किया था। किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। तो कौन से पहले वंश शासन किया, उसके बाद कौन वंश शासन किया है, वही क्रम से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले गुलाम वंश जो शासन किया था, गुलाम वंश, यह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश शासन किया था। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1450 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। और गुलाम वंश का जो संस्थापक पूछे आपको तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल खान लोधी। और सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पहले 4 था, उसके बाद 1 था, उसके बाद 2 था, 4 1 3 2 था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुआ था? तो यह जो है बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुई थी, पहले वो आपको जानना है। तो बेसिन की संधि जो हुई थी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन की COP14 बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था, किसके द्वारा? तो अफगानों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में और तीसरा 1761 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब का ही पुत्र हुआ करता था बहादुर शाह प्रथम, इसी ने सत्ता संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल में जो दरबारी भाषा हुआ करती थी वह फारसी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एंटोनियम का अर्थ होता है विलोम शब्द, रिटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। रिटेन का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। वही फॉरगेट इसका विलोम हो जाएगा जिसका अर्थ होता है भूल जाना। फॉरगेट का अर्थ क्या होता है? भूल जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटेन, एटेन का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। इसका भी सेम ही अर्थ है, सिनोनिम पूछता तो एटेन हो जाता। वही मेंटेन का अर्थ क्या होता है? बरकरार रखना, किसी चीज को मेंटेन रखना यानी बरकरार रखना। रिस्टोर का अर्थ होता है पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी इनमें से चार जो वाक्य दिया गया है कौन सा वाक्य सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी डी से हो जाएगा। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यही सही दिया गया है सेंटेंस। बाद बाकी आप पढ़िएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये डिफॉल्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। वही यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह की जगह सती प्रथा जो रहता, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसकी सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो यह नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है जबरदस्ती रूप से यानी जबरन रूप से जो है 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती नील का करना अनिवार्य कर दिया था। तो इसी के विरोध में जो है चंपारण आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहे? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कब? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई हुआ था, यानी मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है सर की उपाधि त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 21 का राइट आंसर जो है कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? 1 वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है?
तो सेपरेट जो होता है SEPARATE होता है, यहाँ पे SEPE दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। और सेपरेट करना यानी अलग करना होता है, सेपरेट का अर्थ होता है अलग करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो यह कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या यहीं पे संस्थान रहता, दोनों एक ही बात है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि यहाँ पे घर हो जाएगा घर में सभी सुविधाएं होना, घर में सभी सुविधा होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बहुत ही राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे पेंच है, सतना है, पन्ना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो दाम्फा जो है, डम्फा, यह कहाँ पे टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। और बुक्सा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भद्रा कहाँ पे है? तो भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो सबसे ज्यादा वन आच्छादित प्रतिशत में पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लवणीय मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन में एक ही दिया गया है, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सोयाबीन यानी सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है यानी अग्रणी जो है वह मध्य प्रदेश ही है। निम्न में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया पतन। हल्दिया पतन का अर्थ होता है बंदरगाह, जहां पे जहाज रुकता है उसे ही पतन या बंदरगाह कहा जाता है, पानी वाला जहाज। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? लौह अयस्क के प्रमुख जमाव किसमें पाए जाते हैं? किन शैल तंत्रों में? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। धारवाड़ तंत्र में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। और धारवाड़ तंत्र का सर्वाधिक विस्तार जो है वह कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 46,400। नेक्स्ट है कि सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है सिकान नामक। कहाँ पे स्थित है? तो यह जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जापान में जो है 4 बड़े द्वीप है, जिनमें से एक है होन्शु, होकाइडो भी है। होन्शु से होकाइडो तक जो है यह सड़क यानी रेल सड़क सुरंग जोड़ता है। किसको किससे? तो होन्शु को होकाइडो से जोड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है इसमें। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है? वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वही न्यूजीलैंड की राजधानी पूछे तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे है? यहाँ पे बोगोटा लिखा गया है, ब्रोगोटा होता है।
कोलंबिया की राजधानी ब्रोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे है? ब्रोगोटा है। इसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी जो है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे है? वेलिंगटन है। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सोलोमन द्वीप। अगला क्वेश्चन है 40 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 का क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 6 सम संख्या पहली लगा हुआ है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर देंगे तो वही हमारा औसत निकल के आ जाएगा। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टा 2 कर देंगे तो 6 पूछा गया है, तो पहली संख्या 2 हो जाएगा और अंतिम संख्या 6 हो जाएगा। पहली और अंतिम पूछा गया है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 + 12 कर देंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है कहां पर? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह दिया गया है पासे, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 2। अगला है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भारत का प्रथम कानून मंत्री जो था वह B.R. अम्बेडकर था, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर था। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, यह है अबुल कलाम आजाद, दोनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसे किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसे जो है यमन का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया गया है? किस पहल का शुभारंभ किया है? तो सिटीजन कॉर्नर का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय GDP में लगभग कितना है? तो लगभग जो है 18% है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वेट लगाया गया है। वेट लगाया गया है, तो वेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी भागों पर, यानी शुरू से उत्पादन से लेकर बिक्री तक सभी पर लगाया जाता है वेट। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और वेट जो लगाया जाता है सबसे पहले यह कब से लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2005 ईस्वी से वेट को लागू किया गया है, 2005 ईस्वी से। और GST कब आया था वह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 50 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है भुगतान संतुलन का प्रयोग? तो इसका प्रयोग जो है आयात एवं निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तोरिया सरसों
उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है या मितभाषी भी कहा जाता है। जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है और जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए सही था। जो कम बोलता है उसे मितभाषी या अल्पभाषी कहा जाता है। 54 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55। पर्यावरण के संदर्भ में भारत से, यहाँ पे भारत में कर लीजिए, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। भारत में दो हॉट स्पॉट वर्तमान में स्थित है। तो वह कौन कौन है? पूर्वी हिमालय श्रृंखला है और पश्चिमी घाट है। यही दोनों स्थित है भारत में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान का संबंध था। दीवान ए बंदगान का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसका संबंध दास विभाग से था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो किसने उसका मजाक उड़ाया? लॉर्ड डफरिन ने। इसका कथन है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो संयुक्त परियोजना है वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है यह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शिक्षा एवं कौशल। शिक्षा एवं कौशल। अगला क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 ईस्वी में पारित किया था। कब? जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को जो है यहाँ पे पहले या वर्तमान में नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में जो है यह 22 भाग बढ़कर 25 हो गया है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है और यहाँ पे नहीं दिया गया है तो ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही दिया गया है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। यानी इनमें से चारों सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? अनुच्छेद 24 जो है यह बालकों के कारखानों में जो नियोजित किया जाता है, काम पर लगाया जाता है कारखानों में,
तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 24 के तहत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम शिलान्यास कहाँ किया है? श्री कल्की धाम मंदिर हो जाएगा। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो बदायूं में किया गया है। बदायूं कहाँ पे पड़ता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिला में पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित जो है, ये तीनों जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं और ये जो है पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 39 के क में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता। सही दिया गया है। इसके बाद है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की है। तो ये भी सही दिया गया है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने या लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्ययन संघ भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भाग 11 और अध्याय 1 जो है इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है? निम्नलिखित में से कौन से जो है वह संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक प्राधिकरण है। वित्त आयोग भी है और मुख्य यहाँ पे निर्वाचन हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी है और पंचायत भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? निर्वाचक गण के सदस्य हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं? नहीं, दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? हाँ, लेते हैं। ये संघ और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य लेते हैं? ये भी लेते हैं, लेकिन राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग नहीं लेते हैं। सभी राज्यपाल एवं उपराज्यपाल भाग नहीं लेते हैं। तो इनमें जो सही था 2 और 3 सही था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? किस कारण से तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? तो डायनेमो जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता हो यानी 0 हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। भार शून्य हो जाएगा। भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है, वजन जो है द्रव्यमान, यह कभी नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए।
सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में जो याद रहता है उसी को मिलाइए। तो बेरोग्राफ या बेरोमीटर जो होता है यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापता है। और एनीमोमीटर जो है वायु वेग को मापता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक कटा हुआ हीरा जो जगमगाता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्रण धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। तो पारा के साथ कोई धातु को मिलाने पर अमलगम का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है। तो गोल्डन डाइस जो है यानी गोल्डन डाइस को सुनहरा चावल या सुनहरा धान कहा जाता है। यह जो है एक प्रकार का परजीवी पादप है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और गोल्डन डाइस में जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का संवहन करता है। जाइलम जो है यह जल का संवहन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही था। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। तो नोस्कापिन जो होता है यह पोस्ता यानी पोपी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो संकल्प परियोजना HIV यानी एड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑडियोग्राम यह किससे संबंधित है। कान से संबंधित है। ECG का संबंध जो है हृदय से है। ECG का संबंध किससे है। हृदय से। EEG का संबंध जो है मस्तिष्क से है। मेमोग्राम का संबंध किससे है। वक्ष से है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। यह जो है HDL का स्तर जो है कम कर देता है और LDL का स्तर बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्योंकि यह स्तर कम करता है तो किसका। HDL का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विद्वान के चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इनकी शान शौकत यानी इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एकवतना कर सकते हैं। तो यह किसका कथन है। एरियन का कथन है। यह एरियन कौन थे। तो विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वह हरि सिंह था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो राजा नन्यादेव थे। अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मीर कासिम ने मुंगेर जाकर जो है बंदूक तथा तोप की फैक्ट्री लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1955 ईस्वी में। वही छात्र आंदोलन जो हुआ था बिहार में स्वतंत्रता के बाद छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में भी हुआ था। लेकिन उग्र लगा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। सोमेश्वर की ऊंचाई जो है 879.4 मीटर है। ऑप्शन में लिखा रहता है 879 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
और सोमेश्वर श्रेणी जो है या सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, तो यह जो है बेगूसराय में आते हैं। बेगूसराय के कांवर पक्षी बिहार में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है, तो गंडक परियोजना नहर है या गंडक नहर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।